बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखेंगे, जहां पर आज फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम खुशखबरी दी है और उस खुशखबरी का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री को दिया है। खबर का पोस्टमार्टम करेंगे और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के एक सिपाही या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर को अब जनरल्स ने अपने खुसूसी निशाने पर रख लिया है। उन्हें उनकी हुकूमती पोजीशन से हटाने के लिए फील्डिंग लगा दी गई है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस पर हम आपके सामने तफसीली तज्जिया रखेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये एक जो बड़ी खुशखबरी है इसका पोस्टमार्टम कर लें। आज फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब ने एक खुशखबरी दी कि पूरी कौम के नाम ₹7.41 फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है। ये कमी घरेलू और सनती दोनों सार्फिन के लिए गालिबन की गई है। खबर बहुत अच्छी थी। हमने भी कहा कि चलें 3 साल मुसलसल लूटने के बाद, आवाम पर महंगाई का बाजार गर्म करने के बाद, चलें छोटी सी राहत ही सही, छोटी सी खुशी की खबर ही सही आई तो सही, हम आप तक पहुंचाएं तो सही। जब हमारी रिसर्च टीम ने इस पर थोड़ी सी मेहनत की तो हमारा तरा निकल गया, उसके साथ हादसा भी निकल गया। सबसे पहले तो जो हम हुकूमत का अपना शुमारियात की वेबसाइट है, जहाँ से ये डाटा जारी करते हैं, मुल्क में महंगाई कितनी है, अशिया खुर्दोनोश की कीमत कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी, साल के आखिर पर फिर नंबर पेश करते हैं हुकूमती कारकर्दगी के। हम उस वेबसाइट पर गए तो देखा कि इस वक्त बिजली की कीमत मुल्क में ₹6 फ़ी यूनिट है। असल में तो 70 से 85 रुपये है, लेकिन वहाँ पर ₹6 लिखी हुई है। फिर हमने देखा कि ₹7.41 जो है वो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में कमी कर दी है। अब ₹6 की जो बिजली है उसमें ₹7.41 अगर कमी कर दी है तो इसका मतलब है कि अब फ़ी यूनिट आपको ₹1.41 हुकूमत पास से देगी। और इस हिसाब से अगर आप 100 यूनिट खर्च करेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपको कितने पैसे वापस आएंगे। 1000 करेंगे तो कितने। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान में बिजली खर्च करने की रेस लग जाएगी, क्योंकि हर यूनिट पर लोगों को ₹1.41 जेब में आएंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत आपको पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो 2022 अप्रैल तक बिजली का फ़ी यूनिट तकरीबन 16-17 रुपये, कुछ लोग 19 रुपये कहते हैं, दुरुस्त नहीं है, 16-17 रुपये के आगे पीछे फ़ी यूनिट। वैसे 14 रुपये भी था कम टैरिफ वाले, लेकिन आप उसे ऑन एवरेज 16 रुपये कर लीजिए। 16 रुपये के करीब फ़ी यूनिट बिजली का जो है वो दिया जा रहा था। उसके बाद अब बिजली का फ़ी यूनिट जो है वो 70 से 85 रुपये के दरमियान में है। अब पहले तो आप ज़रा 16 और 70 और 85 का फ़र्क देख लें और फिर उसमें से ₹7 निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने 100% जो है वो ऑलरेडी इजाफा किया गया है। ये ऐसा ही है कि आप पहले 10 गुना बढ़ाएं चीज़ों की कीमतें और फिर 1 गुना कम कर दें। यही इन्होंने पेट्रोल में किया। शहबाज शरीफ जब भी मुआवजा पेश करते हैं तो 2024 के साथ करते हैं। मतलब वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तो 24 में आया हूँ, इलेक्शन जो फरवरी के हुए, 2022 और 23 का नहीं बताते। क्या तब यहाँ पर हलाकू खान की हुकूमत थी? तब भी तो यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उससे पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की हुकूमत थी, जिनमें आपको एक फॉर्म 47 के या एक आपको अपने असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने रखा हुआ था। तो मुआवजा तो फिर 2022 से करना पड़ेगा। पेट्रोल देख लीजिए, उस वक्त आलमी मार्केट में जो फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत थी, वो $117 $117 फ़ी बैरल थी। आज वो कीमत $60 से $64 है। और उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का लीटर जो है इमरान खान के ज़माने में ₹150 था। फिर जब आप आए तो आप इसे गालिबन ₹333 333, जी हाँ, ₹333 तक आप लेकर गए इस पेट्रोल की प्राइस को। आज जब फ़ी बैरल आधी प्राइस पर है, 60 से $64 पर है, तो आज भी आप पेट्रोल जो है वो 250 पौने ₹300 फ़ी लीटर पर बेच रहे हैं। पेट्रोल से ही बिजली बनती है। आप दुगना तिगना पैसा पेट्रोल से कमा रहे हैं। पिछले दिनों जब पूछा गया कि पेट्रोल आर्मी मार्केट में इतना सस्ता हुआ है, आप सस्ता क्यों नहीं कर रहे, तो आगे से एक वज़ीर मौसूफ ने फरमाया कि पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे।
अब पेट्रोल तो आप दुगना तिगना बेच रहे हैं, बिजली आपने सिर्फ 7 रुपये कम की है। तो हम आपको ये भी याद करवाते चलें, फिर आते हैं दूसरी तरफ, कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रहे। मरियम नवाज ने भी वादा किया था और बिलावल जरदारी ने भी वादा किया था। जब बिलावल जरदारी से बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे कौन सा आपने वज़ीर आज़म बनाया है, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। मरियम नवाज ने पै दर पै ये वादे किए थे और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने भी, और अब 300 यूनिट तो फ्री क्या देने, 3 यूनिट भी इन्होंने फ्री नहीं दिए। अब चलते हैं अगली तरफ, क्योंकि इसी खबर का जो दूसरा पहलू है वो तो आपने देख लिया कि ये ज़ुबानी जमा खर्च है। बिजली के जब बिल आएंगे अगले तो आपको बिल्कुल होश आ जाएगी। आप अब बस आपने ये जहन में रखना है कि इस दफ़ा बिजली का बिल रख लें जहन में, और फिर अगली दफ़ा जो अगले महीने के बाद मीन अब से जो 30, 35, 40 दिन के बाद आपके पास बिल आएगा, या चलें आप ऐसा करें 60 दिन के बाद जो बिल आएगा आप उसके साथ मुआवजा कर लीजिएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तो इस वक्त आपका बिल लेट से 10,000 रुपये आता है और उस वक्त वो बिल जो है वो 8,000 या 9,000 या चलें जितना भी कम होता है तो आप समझेंगे कि कुछ कमी हुई है। लेकिन अगर 10 वाला बिल जो है वो 12-14,000 हुआ तो खुद ही समझ लीजिएगा कि ये क्या कमी हुई है। तो ये घोड़े का मैदान, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। अब आते हैं आर्मी चीफ, उन्होंने सारी जो क्रेडिट है वो आर्मी चीफ को दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो बिजली सस्ती हुई है इसके पीछे, सारे अमल के पीछे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनका कलीदी किरदार है। जदोजहद और मेहनत की अजीम कुर्बानी की कहानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बगैर नामुकम्मल रहेगी। उनका कलीदी किरदार है। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए उनकी कोशिशें अल्लाह के यहाँ मंजूर हुई, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। शहबाज शरीफ बड़े मीसने हैं, याद कीजिए 26 नवंबर को जब कत्लो गारत की थी तो 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 27 नवंबर को ही उन्होंने कहा था कि ये सब आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की मेहरबानी है, उनके कॉपरेशन से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने पूरी कत्लो गारत का मुद्दा आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया था। यहाँ पर भी वो बारीक वारदात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिजली सस्ती हो या कुछ भी और हो, ये सब कुछ आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर की दिन रात मेहनत से हो रहा है। अर्दली हैं, जाहिर है वो अपनी हैसियत भी बता रहे हैं और साथ साथ जिम्मेदारी भी उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए कि बिजली की कीमत 16 रुपये से 75 रुपये तक ले जाने में, इमरान खान के ज़माने में 16 रुपये थी, अब मैंने आपको कहा कि ये 70 से 85 के दरमियान है, चले बीच वाला पॉइंट ले लें 75 रुपये, तो 16 रुपये से 75 रुपये तक महंगी करने का क्रेडिट भी फिर आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री को ही देना पड़ेगा। 6% ग्रोथ पर ग्रो करती हुई इकॉनमी को 0 से भी नीचे लेकर जाने का क्रेडिट भी फिर आसिम मुनीर साहब को ही मिलेगा। रिकॉर्ड दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है उसका भी क्रेडिट मेरा नहीं बनता, वो भी आसिम मुनीर साहब को ही फिर देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फिर सिक्योरिटी की जो बदतरीन सूरत हाल है, जिसमें हम पूरी दुनिया में 3rd रैंक हुए हैं वर्स्ट सिक्योरिटी सिचुएशन में, उसका क्रेडिट भी जनरल साहब को ही जाएगा। फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है, पहले नंबर पर बर्कीना फासो है, इसका क्रेडिट भी जनरल साहब को ही जाता है। पर पूरी दुनिया में इस तरह का कभी काम नहीं हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई 440 लोगों की, और उसके अंदर जितनी शहादतें और कत्लो गारत हुई उसका क्रेडिट भी फिर जनरल साहब को ही लेना पड़ेगा। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में रिकॉर्ड हमले हुए हैं। जी हाँ, ये हुकूमत के अपने सेंटर्स अब ये नंबर्स जारी कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हमले हुए हैं रमज़ानुल करीम में, दहशतगर्दी के कभी नहीं हुए। इसका क्रेडिट भी किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, जाहिर है। फिर आपको याद होगा कि गार्डियन ने स्टोरी पब्लिश की थी कि हिंदुस्तान ने 20 लोगों को पाकिस्तान में आकर कत्ल कर दिया। घुस का लफ्ज़ कहता हूं तो कुछ पाकिस्तानियों को बुरा लगता है, तजलील फील होती है, यकीन कीजिए मुझे भी होती है, क्या करूं। वो क्लेम ही ऐसा करते हैं कि खबर इधर देनी पड़ती है। उनके वजीर ने जब गार्डियन की स्टोरी के बाद पूछा तो कहा कि हाँ मारा है, फिर मारेंगे, और उनके इस बयान के बाद लगातार लोगों की कत्लो गारत जारी है और उस पर जिनके कत्ल हो रहे हैं वो भी खामोश हैं। ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोगों को कत्ल किया गया है, और एक तो ऐसे मुफ्ती साहब भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो कुलभूषण यादव को पकड़वाने में उनका कलीदी किरदार था। तो अब इसका क्रेडिट भी जाहिर है किसी न किसी को तो लेना ही पड़ना है। शहबाज शरीफ साहब तो वो भी जनरल साहब को ही दे दीजिए। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम नंबर 1 आ गए हैं दुनिया में, उसका भी क्रेडिट जाहिर है जिस तरीके से अदालतों पर कब्जा किया गया, 26वीं
तरमीम, अब अदालतें भी जनरल साहब की ही मुलाजमा बन गई हैं, तो उसका क्रेडिट भी उनको दे दीजिए। पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे से नंबर 1 की तरफ जाने का जो हमें अफ़गानिस्तान, शाम, सीरिया, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे मुल्कों को हम क्रॉस कर गए तेज़ी से और पासपोर्ट की रैंकिंग में नीचे से नंबर 1 आ रहे हैं, इसका क्रेडिट भी ज़ाहिर है जनरल साहब को ही जाता है। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने, कागजात नामजदगी छीनने, इलेक्शन के नताइज चोरी करने, ख़वातीन तक को मिसहैंडल करने, पोलिंग एजेंट्स को कमरों में बंद करने, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर खुले आम वोटों की लूटमार करने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किडनैप करने, फैंटी लगाने, यहाँ तक कि उन्हें चेंज करके नताइज चेंज करने का क्रेडिट भी जाहिर है जनरल साहब को ही जाता है। जजों के बेडरूम्स में कैमरे लगाने, इस्लामाबाद के जो बहुत सारे जजेस हैं उनका ख़त तक लिख देना और फिर उन्हें टारगेट करने का क्रेडिट भी किसी ना किसी को देना पड़ेगा। मरियम नवाज़ शरीफ की सीट हो या नवाज़ शरीफ की सीट हो, यास्मीन राशिद साहबा को जेल में रखने और नवाज़ शरीफ को झूठे फॉर्म 47 पर जितवाने का क्रेडिट भी इन्हीं को देना पड़ेगा। मोहसिन नकवी को क्रिकेट में लगाकर क्रिकेट तबाह करने का क्रेडिट भी इन्हीं को देना पड़ेगा। बैरूनी सरमायाकारी 75 साल कम तरीन लेवल पर लेके आने का क्रेडिट जो है वो भी जनरल साहब को ही देना पड़ेगा। पेट्रोल की तारीख में कम तरीन कीमत अब इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पिछले हालिया वक्त में कम कीमत है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी तिगनी कीमत रखने का क्रेडिट भी जनरल साहब के पास ही जाएगा। फिर कराची में 2 दफ़ा बिजनेसमैनों से वादा करने के बावजूद कि ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग और दूसरी स्मगलिंग रोकी जाएगी, उसके बावजूद स्मगलिंग का कई गुना बढ़ जाने का क्रेडिट भी ज़ाहिर है जनरल साहब को ही जाना है। फिर जो अभी हाल ही में अहमद नूरानी ने स्टोरी की है, जो हाजरा साहबा की तरक्की है इतनी तेज़ी के साथ और उसके साथ साथ पासपोर्ट्स और दूसरे मामलात, उसका क्रेडिट भी ज़ाहिर है जनरल साहब को ही जाता है। फिर लोगों को नंगा करने, मारने, करंट लगाने, उनको ईंटें लटकाने, ख़वातीन को जेलों में डालने, सबका क्रेडिट भी ज़ाहिर है आपको तो नहीं जाएगा, उन्हीं को जाएगा। हाजी इम्तियाज़ साहब की वालदा मोहतरमा हों या छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, उनके साथ जो कुछ हुआ उसका क्रेडिट भी किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। तो अब जाहिर है ये क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तान में तो जाके किसी को दिया नहीं जा सकता, ये क्रेडिट पाकिस्तान में देना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा जिसके पास असल में पावर है। तो अब आप दोनों बैठकर फैसला कर लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्हीं का कलीदी किरदार है, तो फिर इन सारी चीज़ों में कलीदी किरदार जो है वो उन्हीं को देना पड़ेगा। और यहाँ मत भूलिए कि ऐसा लीडर जिसके पीछे 90% आवाम खड़ी है, उसकी बीवी पर और उस पर जो इद्दत और निकाह जैसा घटिया केस बनाना और उनको जाली केसेस के अंदर जेल में रखना, वो भी क्रेडिट किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। फिर अर्श शरीफ, ज़िल्ले शाह और जो बहुत कुछ हुआ उसका क्रेडिट भी किसी ना किसी को लेना ही पड़ना है। और अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में बाबर सवाती जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमें ये इतलात आ रही हैं, और ये इतलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर पार्टी के अंदर इंटरनल लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भले कारोबारी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, अंदर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, ये होना कोई बुरी बात भी नहीं है, ये एक हेल्दी कंपटीशन को भी जन्म देती है। तो इसलिए ये जो खबर है इसका ताल्लुक किसी सूरत भी आपने तहरीक इंसाफ के लोगों के आपस के बयानात की तरफ नहीं जोड़ना, वो तो चलता ही रहता है, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल जो हमें अंदर से खबर आ रही है, और ये हमें हमारे ज़राए खबर दे रहे हैं कि बाबर सवाती को टारगेट कर लिया है जर्नल्स ने। अब जो टॉप जर्नल्स हैं वो बाबर सवाती को उनकी पोजीशन से हटवाना चाहते हैं। क्यों हटवाना चाहते हैं इसको हमने खंगाला। ज़ाहिर है ज़राए के पास तो ये खबर नहीं मौजूद थी कि क्यों हटवाना चाहते हैं, उनको इतना पता था कि उनको टारगेट किया गया है और अहकामात दिए गए हैं कि उनके लिए ज़रा थोड़ी सी ज़मीन तंग की जाए। तो जब हमने रिसर्च की तो हमें समझ आई कि 26 नवंबर के बाद जो तकारीर हुई खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर, और उन तकारीर को रुकवाने के लिए बाबर सवाती साहब के साथ रब्ता किया गया था। उन्हें कहा गया था कि जो प्रोविंशियल असम्बली है उसमें कोई बात भी चौधरी साहब के ख़िलाफ़ ना हो, कोई बात भी ऐसी ना हो जो सख्त हो। उन्होंने उस पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं मेंबर्स को नहीं रोक सकता, मैं मेंबर असम्बली को आज़ादी दूंगा जो भी उन्होंने बात करनी है। फिर उन्होंने कहा कि चलें आप ऐसा कर लें, इसको ऑफ कैमरा कर दें, मतलब कि कैमरा वहाँ पर इस्तेमाल ना हो और ब्रॉडकास्ट तो बिल्कुल ही ना हो। अब पीटीवी ने तो ये तकरीरें ब्रॉडकास्ट करनी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, तो स्पीकर ने खुसूसी अहकामात दिए कि इन्हें सोशल मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए। अब इस हुक्म पर तरथली मच गई और फिर बाबर सवाती साहब को
धमकियां भी दी गई और यह कहा गया कि आपने इसे किसी सूरत ब्रॉडकास्ट नहीं करना। वो इस पर भी नहीं माने। और क्या ब्रॉडकास्ट हुआ वहां से, सुनिए। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। सुन लिया आपने, ये एक तकरीर का टुकड़ा है। ये डॉक्टर अमजद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं और कैबिनेट मेंबर हैं, वजीर मशीर हैं वहाँ पर। ये उनकी एक तकरीर है। इस तरह की 20 तकारीर हुई उस असम्बली के अंदर, और इससे बढ़ के बाबर सवाती साहब ने स्पीकर का जो अपना फोरम है उस पर भी बात करते हुए, जब वो असम्बली से मुखातब थे तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सीधी बातें की। और वो जो सीधी सीधी बातें की, उनका दुख और गुस्सा इतना है कि अब बाबर, सलीम, सवाती अगले दिनों में आपको शदीद निशाने पर नजर आएंगे और उन पर हट हट कर गोलाबारी की जाएगी। अब ये आपका काम है, हमारा काम आपको बताना है और जद्दोजहद भी करना है कि जो भी बयानिए की जंग में उनकी हिफाजत हो सके वो करें। लेकिन आपने भी अपनी आंखें खुली रखनी है। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। अगर आप लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो किसी की कसम नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता बाबर साहब ने करप्शन की है कि नहीं की है, तो उनको भुगतनी चाहिए। लेकिन इतना बता देता हूँ, हुकूमत के सेटअप में स्पीकर के पास कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली के कोई पेट्रोल का, गाड़ियों का और दूसरी चीज़ों का वो आगे पीछे कर सकता है। उसके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं होते, और उससे ज़्यादा इख्तियारात और बहुत सारे लोगों के पास मीन ब्यूरोक्रेसी में और इधर उधर होते हैं। तो इसलिए स्पीकर को इस चीज़ के ऊपर टारगेट करना समझ से बाहर है। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर ज़ल्मे खलीलजाद साहब का ट्वीट है। एक और ट्वीट दागा है, और इस दफ़ा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और एलन मस्क को भी, उनका जो डॉज जो उनका डिपार्टमेंट है, उनको भी उन्होंने टैग किया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि तमाम चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान में ख़राब हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। वाज़े इशारा उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री की तरफ किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के कारोबारी हालात हों, सियासत के हालात हों, सिक्योरिटी के हालात हों, सब कुछ को तबाह कर दिया और हल एक ही है, और वो है कि फ्री इमरान खान को बाहर निकालो तो तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, वरना मेल्ट डाउन हो रहा है। बहुत सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विकटों के बिल्कुल दरमियान में ट्वीट किया है। और यहाँ पर मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको, मैं आपको पता है कि ऐसी आपको झूठी तसल्लियाँ नहीं देता, ना मेरे से ऐसी झूठी बातें होती हैं कि फ़ाइल टेबल पे पहुंच गई है ट्रंप साहब की, अब ट्रंप साहब ने ये पूछ लिया है, अब उन्होंने ये कर दिया है, अब उन्होंने वो कर दिया है, अब वो ट्विटर का टेक्स्ट लिख रहे हैं ट्वीट का, अब वो ट्वीट हो जाएगा। मैं आपको ऐसी तसल्लियाँ नहीं देता, जो बात असल में होती है वो आपके सामने रखते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा, ज़ल्मे खलीलजाद साहब पर नज़र रखिए, उनके ट्वीट्स पर नज़र रखिए, उन पर नज़र रखिए। आपको कुछ ना कुछ होता हुआ आने वाले दिनों में ज़रूर, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है, जाहिर है करना उन्होंने है, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इंसाफ के लिए कोई ना कोई बोलेगा। जो कुछ किया गया है उसके खिलाफ आवाज़ कहीं ना कहीं से उठेगी, इसलिए गौर से ज़रा तवज्जो उस तरफ अपनी रखिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि खैबर जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, उसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द है वो बलूचिस्तान में पहुंचा और वहाँ पर तगड़ी तकारीर की गई, बलोचों के साथ यकजहती की बात की गई, बलोच खून को बहने से रोकने की बात की, बलूचिस्तान के नौजवानों पर जो जुल्म है उस पर बात की गई। ये अच्छी खुशाइन बात है कि लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने तकारीर की, और चलें आखिर पर ही सही इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ होश के नाखून लिए कि इन लोगों को डंडे से या मार धाड़ के नहीं रोका और वहाँ तक पहुँचने दिया। क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पहुँचेंगी, पॉलिटिक्स करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो ही कौमी धारे में बलूचिस्तान रह सकेगा, या
अगर कुछ लोग दूर चले गए हैं तो उनको वापस लाया जा सकेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट है कि वहाँ पर होश के नाखन लेने को तैयार नहीं है। खबरें और भी हैं और बड़ी ही सरप्राइजिंग किस्म की खबरें हैं, उनको अगले व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।